औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा अल्लिमनी अल-किताब वल हिसाब। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीतु व अल्लिमनी मिन्हु मा जहिलतु। अल्लाहुम्मा खुज़ बियदी। पहले बच्चों, आज हम लोग फिजिक्स 9th क्लास चैप्टर नंबर 4, चैप्टर का नाम टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस, ठीक है, और इसका लेक्चर नंबर 1 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे जी टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस के बारे में। कहां कहां हमें चीजों को टर्न करने की जरूरत पड़ती है या कहां कहां पे चीजों को रोटेट करने की हमें जरूरत पड़ती है। क्लियर हुआ? कैन द नट ऑफ ए एक्सल ऑफ ए बाइक, क्या कैन द नट ऑफ द एक्सल, एक्सल का मतलब पता है ना, टायर जहां बंधा हुआ होता है, नट लगे हुए होते हैं, नहीं लगे हुए। मैं अब देख रहा हूं कहीं कोई बाइक हो तो मैं आपको दिखा ही दूं, लेकिन नहीं, फिलहाल मैंने बाइक नहीं डाला हुआ। हाँ, ये डाला हुआ है, ये नट होता है ना इस तरह का, इसको तो कहते हैं कैन द नट ऑफ द एक्सल ऑफ ए बाइक बी लूजेंट, क्या हम उसे ढीला कर सकते हैं, मतलब उसे खोल सकते हैं विद हैंड, हाथों के साथ? क्यों नहीं खोल सकते? क्योंकि उसको खोलने के लिए हमें ज्यादा रोटेशनल इफेक्ट चाहिए, ज्यादा रोटेशनल फोर्स चाहिए। समझ आया? नॉर्मली वी यूज ए स्पिनर, आमतौर पर हम क्या इस्तेमाल करते हैं? एक पाना, एज शोन इन द फिगर 4.1। स्पिनर इंक्रीजेस द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। अब बात समझ आइए, ये स्पिनर क्या करता है? फोर्स के किसी चीज को घुमाने के असर को, अब हम हाथ से घुमाते हैं तो टर्निंग इफेक्ट ज्यादा नहीं है हमारे हाथ से, लेकिन जब आप स्पिनर से फोर्स लगाते हैं तो फिर टर्निंग इफेक्ट बढ़ जाता है, जो घुमाने का असर होता है वो क्यों बढ़ जाता है? इन चीजों का जवाब आपको इसी चैप्टर में मिलेगा। स्पिनर इंक्रीजेस द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। लुक एट द पिक्चर ऑन द प्रीवियस पेज। व्हाट इज द जोकर डूइंग? मैंने जोकर भी डाला था, लेकिन जोकर साहब जो है ना वो थोड़े से नाराज हो गए, तो मैं, ये नजर आ रहे हैं आपको? अभी देखें, मैं इनको उधर ले जाऊंगा, और मैं ले जाता हूं अभी, यार सब्र तो कर, यही जोकर उधर डाल देता, ठीक है? तो भाई मैं देखो अभी जोकर डाल देता हूं, क्यों नाराज होते हो मेरे से? सब मेरे से नाराज होते हो यार। ये लो, आ गया बाबा जोकर। आ गया और छा गया, ठा गया। बन गया जोकर सही? नहीं बना है? बन गया? लो, अब इसको देख देख के खुश हो। तो ये क्या कह रहे हैं? लुक एट द पिक्चर ऑन द प्रीवियस पेज, नो ऑन दिस पेज। प्रीवियस मेरे से गलती से लिखा गया, वैसे मैंने पिछले पेज पे शो किया था, लेकिन चलो, तो इस दफा इसी पेज पे आप देख लें जी। लुक एट द पिक्चर, ठीक है, ऑन दिस पेज। व्हाट द जोकर इज डूइंग, क्या, व्हाट इज द जोकर डूइंग? तो वो जोकर क्या कर रहा है? He is trying to balance, वो क्या कर रहा है? अपने आप को
अपने आप को मुतवाजन करने की कोशिश कर रहा है, हिमसेल्फ, अपने आप को, वुडन प्लैंक, एक लकड़ी के तख्ते पे। अब देखो एक वर्ड आपने सीख लिया, वुडन प्लैंक। वुडन कहता है लकड़ी का, प्लैंक कहता है तख्ता, सुन रहे हो? विच इज प्लेस्ड ओवर ए सिलेंड्रिकल पाइप, जिसको एक सिलेंड्रिकल पाइप रखा हुआ। इस पे खड़ा होना आसान काम है? वो कर रहा है, ठीक है जी। कैन वी डू द सेम? क्या हम भी ये कर सकते हैं? व्हाई नॉट, वी कैन डू, बट वी विल हैव टू डू मच मोर प्रैक्टिस फॉर दिस। ओके। ए बेबी ग्रेजुअली लर्न्स टू स्टैंड। लो जी, आपको आपका बचपन याद करा नहीं? ए बेबी, एक बच्चा, ग्रेजुअली लर्न्स टू स्टैंड बाय बैलेंसिंग हरसेल्फ, ठीक है। विमेन एंड चिल्ड्रन इन द विलेजेस, औरतें और बच्चे देहातों में, ऑफन कैरी पिक्चर्स, अक्सर औकात उन्होंने उठाए हुए होते हैं घड़े, ठीक है जी सर। और जो आंटियां होती हैं वो तो 4-4, 5-5 घड़े एक दूसरे के ऊपर रख के, जी सर। क्या लेवल है, उठा के लेके जाएगा, हाथ भी नहीं लगाती उसको, है ना? तो बैलेंस है जी। Women and children in the villages often carry pitchers with water on their heads, such as shown in the figure, with a little effort. साथ नीचे रोटी भी खा रही होती है, नवाले तोड़ तोड़ के, हाँ, मूंगफली भी तोड़ के खा रही होती है, और पता ही नहीं होता ऊपर हमने। लेवल है यार, क्या लेवल है। तो with little effort we can learn to balance stick। कहता बहुत कम कोशिश के साथ आप भी सीख सकते हैं एक स्टिक को क्या करना, बैलेंस करना। किस पे? अपनी उंगली की टिप पे, है ना? करते हो ना ऐसे? नहीं, आस्ता 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 आस्ता, फिर आप इसको खड़ा रखोगे लाइक दिस। मैं बैठा हूँ, क्यों नहीं खड़ी हो रही आज? तो ठीक है, यू कैन डू लाइक दिस, ऐसा ही है ना? और दूसरों को आप हैरान कर देते, देखा मैं स्टिक हाथ की उंगली पे खड़ी, लेकिन मुझे फिजिक्स नहीं आती, मैं तो ये बताऊंगा तो कैसे बैलेंस कर रहा है? तो with little effort we can learn to balance the stick vertically up on our fingertip। अपनी उंगली की नोक पर हम उसे खड़ा कर सकते हैं। कभी फुटबॉल घुमाया उंगली की नोक पे, वो हीरो बन जाता है जो फुटबॉल उंगली की नोक पे घुमाता है। हम सारे उसको हीरो कहते हैं। वाह क्या बात है, तू तो जमीन घुमा रहा है। आगे चलते हैं ना। सो तो बैलेंस्ड ऑब्जेक्ट्स आर सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। वो इजसाम जो किसमें हो? तवाजुन में हो। किसमें हो? हम कहते हैं वो इक्विलिब्रियम में, वो मुतवाजन। इन दिस यूनिट, इस बाब में, वी विल लर्न, हम सीखेंगे, जरूर सीखेंगे, मैनी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स, बहुत सारे दिलचस्प, दिलकश, दिल को मोह लेने वाले, नहीं दिलकश, सुन रहे हो? कॉन्सेप्ट्स, तसव्वुरात, ख्यालात, बातें, सच एज टॉर्क, जैसा कि टॉर्क है, इक्विलिब्रियम एटसेट्रा, एंड देयर एप्लीकेशंस इन डेली लाइफ, और उनके रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल। क्लियर हो गया? लेकिन इसको पढ़ाने से पहले मैं ये स्लाइड आपको पढ़ाना चाहूंगा कि पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या होता है। पॉइंट ऑफ क्या होता है? बिल्कुल सही है। तो पॉइंट का मतलब होता है नुक्ता, और एक्शन का मतलब होता है अमल। ठीक है, तो नुक्ता है अमल आप फोर्स का। अब देखो, ये
यहाँ पे आपको हम शो कर रहे हैं कि आपकी फोर्स F1 इस पॉइंट पे अमल कर रही है। इस पॉइंट को बेशक आप नाम दे दें ए का, तो वो पॉइंट जिस पे फोर्स लग रही हो उसको पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कहते हैं। और उसको अगर हम इंग्लिश में, ये देख पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, ठीक है। तो अगर इसको इंग्लिश में लिखेंगे तो ए पर्टिकुलर पॉइंट, वो मखसूस नुक्ता या एक मखसूस नुक्ता एट विच जिस पर ए फोर्स एक्स, जिस पर फोर्स अमल करती है, इज कॉल्ड, हम उसको पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कहते हैं। हम उसे 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 नुक्ता अमल कहते हैं कुव्वत का, ठीक है, कुव्वत का नुक्ता अमल। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है, समझ आ गया। अब ये वो लाइन होगी, ये लाइन देख रहे हो, ये लाइन देख रहे हो, ये लाइन देख रहे हो, तो क्या दो ये लाइन अलोंग विच, वो लकीर जिसके जिसके सिमत में, जिसके साथ ए फोर्स एक्स, एक फोर्स अमल करती है, इज कॉल्ड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो ये भी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, ये भी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, ये भी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। अब बच्चे दो पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, क्या पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? मैं बाद में पैरेलल फोर्सेस कहूंगा, पहले आप पैरेलल लाइंस समझ ले। पहली बात तो दो ऐसी लाइंस जो एक ही प्लेन पे हों और वो कभी भी एक दूसरे को मीट ना करें। प्लेन का मतलब क्या, एक ही सरफेस पे हो, जैसे ये टेबल की सरफेस है तो इस पे दोनों लाइनें हो। अब ये नहीं है कि एक लाइन इस टेबल की सरफेस पे हो, दूसरी दीवार पे हो, तो वो कोप्लेनर लाइंस नहीं होंगी, समझ आया। तो पहली बात, दो ऐसी कोप्लेनर लाइंस जो एक दूसरे को कभी भी मीट नहीं करती या जिनकी स्लोप सेम होती है। लो सादा सी बात मैथमेटिकली बता, दो ऐसी लाइंस जिनकी स्लोप एक दूसरे के इक्वल हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? पैरेलल लाइंस कहते हैं, ठीक है। तो ये दो लाइनें मैंने आपके सामने यहाँ पे ड्रॉ की हुई हैं। एक को मैं ए बी कह देता हूं और दूसरे को मैं, चलो जी, सी डी कहता हूं। तो लाइन ए बी जो है वो लाइन सी डी के क्या है? पैरेलल। लाइन ए बी इज पैरेलल टू द लाइन सी डी। मेरी बात समझ आ रही? ये नहीं आ रही? सो जनाबे अली, पैरेलल फोर्सेस क्या होती हैं? दोज फोर्सेस whose line of action are parallel, वो कुव्वतें whose, जिनकी लाइन ऑफ एक्शन एक दूसरे के क्या हों? आप बताओ, ये दोनों पैरेलल है, बल्कि ये तीनों पैरेलल नहीं, ये लाइनें कभी मीट करेंगे एक दूसरे को? ये सीधी उधर निकल जाएगी, ये सीधी नीचे निकल जाएगी, ये सीधी, तो ये पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है। तो ऐसी फोर्सेस जिनकी लाइन ऑफ एक्शन एक दूसरे के पैरेलल, those forces whose lines of action are parallel to each other are called parallel forces। अगर मैं आपको लाइन ऑफ एक्शन ना समझाता तो क्या आपको पैरेलल फोर्सेस समझ आ जाती? ये लाइन ऑफ एक्शन पहले समझना, फिर पैरेलल फोर्सेस समझ आएंगी। अब बच्चे, पैरेलल फोर्सेस की कितनी किस्में हैं? दो। There are two types of parallel forces. Number one, like parallel forces. Number two, unlike parallel forces। like parallel forces क्या होती हैं? those parallel forces whose directions are same, या those parallel forces which have same direction are called parallel forces। अच्छा मुझे ये बताओ, ये तीनों पैरेलल है ना, लेकिन इनमें से लाइक कौन सी है? लाइक पैरेलल फोर्स F2, दोनों की डायरेक्शन भी सेम है। अच्छा बताओ, ये दोनों लाइंस पैरेलल है? ये वाली लाइन नहीं, मीट कर रही है, तो जब मीट करेंगी पैरेलल नहीं रहेंगी। क्लियर हो गया? अच्छा, और मजे की बात, जो लाइनें पैरेलल होती हैं उनके लिए हम ये ड्रॉ करते हैं, जो पैरेलल नहीं होती उनके लिए हम ये करते हैं कि दे आर नॉट पैरेलल, नॉन पैरेलल, इंटरसेक्टिंग लाइंस कहते हैं उन्हें। तो दोज पैरेलल फोर्सेस व्हिच हैव सेम डायरेक्शन आर कॉल्ड, ये कहते हैं पैरेलल फोर्सेस विद सेम डायरेक्शन आर कॉल्ड लाइक पैरेलल फोर्सेस। और दूसरा क्या आ जाएगा? सेम की जगह पे अपोजिट लगा दो। दोज पैरेलल फोर्सेस व्हिच आर अपोजिट इन डायरेक्शन आर कॉल्ड, नहीं समझ आया?
या विच हैव अपोजिट डायरेक्शन, नहीं समझ आया, बस सेम की जगह पे अपोजिट लगा दो, आर कॉल्ड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। रिजल्टेंट फोर्स क्या होती है, सुन रहे हो? अब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्सेस अमल कर रही हैं, F1, F2, F3, F4, F5, F6, इन तमाम फोर्सेस को ऐड कर लो तो जो एक फोर्स आपके पास, मैंने पीछे भी रिजल्टेंट फोर्स निकालना, अब तो पुत्र इंशाल्लाह इस चैप्टर को जब पढ़ लोगे ना तो फिर आपसे कहीं पे किसी किस्म का आपको केस दे दिया जाए रिजल्टेंट फोर्स निकालने का, आप ऐसे चुटकियों में निकाल, कैसे ऐड करेंगे, हेड टू टेल रूल्स। रिजल्टेंट निकालना भी आपको आता नहीं, अभी तो आपने अगर फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में तो तब निकालना सीखा ना, सेम भी अपोजिट डायरेक्शन में तब आप निकाल सकते हो। लेकिन अब जो मर्जी डायरेक्शन में इंशाल्लाह इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि जिस मर्जी डायरेक्शन में दो फोर्सेस अगर एक बॉडी पर लगने वाली आपको दे दे तो आप ये बताएंगे कि उसकी उनका रिजल्टेंट क्या होगा और उसकी डायरेक्शन क्या होगा। ठीक है, तो इन तमाम जब ये सारी फोर्सेस इस बॉडी पर लगेंगी तो बॉडी किस डायरेक्शन में मूव करेगी, तो बॉडी नेट डायरेक्शन, नेट फोर्स की डायरेक्शन में मूव करेगी ना, तो वो फोर्स कितनी होगी और उसकी डायरेक्शन क्या होगी हमें नहीं पता, लेकिन जब हम निकालेंगे तो पता चल जाएगा। क्लियर हो गया? तो द सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज कॉल्ड द रिजल्टेंट ऑफ, इज कॉल्ड द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ नेट फोर्स। ए सिंगल फोर्स, वो अकेली, वो तन्हा कुव्वत विच इज ऑब्टेन्ड, जो हमें हासिल होती है बाय एडिंग, क्या करके, जमा करके, ऑल फोर्सेस, सारी की सारी कुव्वतों को एक्टिंग ऑन द बॉडी, जो एक जिस्म पे अमल कर रही होती हैं, इज कॉल्ड नेट फोर्स। हम उसको नेट फोर्स कहते हैं या रिजल्टेंट फोर्स कहते हैं। जनाब नोट ये है कि फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, या ये कह दें जो फोर्सेस होती हैं वो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं। Forces are vector quantities ठीक है, and are not added by ordinary arithmetical rules। ये क्या कह रहे हैं कि फोर्सेस वेक्टर क्वांटिटीज हैं और इनको आम अरिथमेटिक्स के उसूलों के मुताबिक ऐड नहीं किया जाता। जैसे आपको कह दूं 2 kg, एक बच्चा चीनी ले आया और दूसरा 10 kg ले आया, टोटल चीनी कितनी होगी, आप सिंपली ऐड कर। लेकिन अरिथमेटिक्स के रूल्स वेक्टर्स पर अप्लाई नहीं होते। कोप्लेनर फोर्सेस क्या होती हैं, तो मैंने पहले कहा कि फोर्सेस एक्टिंग इन द सेम प्लेन आर कॉल्ड कोप्लेनर फोर्सेस। क्लियर हो गया? अब जनाब अली यहाँ पे वही बातें लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस की बात होगी। We often come across objects on which many forces are acting। हम बावकात ऐसे, हमारा सामना ऐसे ही जिसाम से पड़ता है, जैसे तो we often come across objects, हम अक्सर औकात हमारा सामना होता है किनसे, अशिया से, कि जिसाम से, ऑल विच, जिन पर many forces are acting, बहुत सारी कुव्वतें उन पर अमल कर रही होती हैं। और मैं जो अंग्रेजी का तर्जुमा बताता हूँ इसको ब्रेन में बिठाते हैं या कोई नहीं, जब पूछता तो कोई भी नहीं बताता। इन मैनी केसेस, बहुत सारे हालात में, वी फाइंड ऑल, हमें मालूम है, वी फाइंड ऑल आर सम ऑफ द फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी आर इन द सेम डायरेक्शन। हमें मालूम होता है, हमें पता चलता है कि ऑल, सारी की सारी, या सम, कुछ ऑफ द फोर्सेस, कुव्वतें एक्टिंग ऑन ए बॉडी, जो एक बॉडी पे अमल कर रही होती हैं, और इन द सेम डायरेक्शन, वो एक ही सिमत में होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, मैनी पीपल पुश ए बस टू स्टार्ट इट। बहुत सारे लोग जब बस को धक्का लगाते हैं, मैनी पीपल पुश, बहुत सारे लोग धक्का लगाते हैं एक बस को टू स्टार्ट इट, उसको स्टार्ट करने के लिए। व्हाई ऑल ऑफ देम पुश इट, सारे के सारे क्यों धक्का लगाते हैं? उन्हें पता है कि हर बंदे की फोर्स एडअप होकर बस पे लगेगी तो एक बड़ी फोर्स बनी, ऐसे ही है ना। व्हाई ऑल ऑफ देम पुश इट, सारे के सारे क्यों धक्का देते हैं?
इन द सेम डायरेक्शन, एक ही सिम में। बताओ सारे एक ही सिम में क्यों धक्का लगाते हैं शहरोज मियाँ? कुछ आगे चले जाए, कुछ पीछे चले जाए, धक्का लगाते रहे हैं, स्टार्ट तो ही जाएगी। क्यों सारे एक ही सिम में क्यों धक्का लगाते हैं? आपको नेचुरली ये बात पता है कि जब सारी फोर्सेस एक ही सिम में लगेगी तो बड़ी फोर्स बनेगी, और जब एक दूसरे के मुखालिफ लगाओगे तो फिर नेट फोर्स ही जीरो हो जाएगी। ये पता कि जब वेक्टर सेम डायरेक्शन में अमल करें, बहुत सारे वेक्टर किस डायरेक्शन में, तो उन्हें सिंपली एड अप कर दो, उन्हें सिंपली टोटल फोर्स आ जाए। समझ आया नहीं है? ये यही कहेंगे आपसे, समझ आया? तो इसका जवाब ये है। ये सवाल अगर आपसे कोई बंदा पूछ ले, व्हाई ऑल ऑफ देम पुश इन द इट इन द सेम डायरेक्शन, तो क्या जवाब दोगे? सारे उसको किसी ने खुद धक्का देते। ऑल द वेक्टर्स एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन, वो सारे के सारे वेक्टर्स जो सेम किस्म के हों, all vectors of same kind acting in the same direction are added up, simply added up to make a big vector. They add up, वो एक दूसरे में add up हो जाते हैं। और वो वेक्टर्स जो एक दूसरे के क्या करते हैं, वो एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। क्या कर देते हैं? टू फोर्सेस एक्टिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन कैंसिल ईच अदर। समझ आया? But two forces acting in the same direction are added to make a big force. नहीं समझे? जैसे मैं आप बच्चों को कहता हूँ कि अगर एक बच्चा न्यूमेरिकल्स कर रहा है तो सारे उसकी हेल्प करो तो न्यूमेरिकल जल्दी हो जाए। तो क्या कह रहे हैं? All these forces are applied in the same direction, so these are all parallel to each other. ठीक है? Such forces which are parallel to each other are called, उन्हें हम पैरेलल फोर्सेस कहते हैं, और जिनकी डायरेक्शन सेम होंगी उन्हें लाइक पैरेलल फोर्सेस कहते हैं। तो लाइक पैरेलल फोर्सेस इकट्ठी होकर एक बड़ी फोर्स बनाती है। ठीक है? तो अगर सवाल पूछे व्हाई ऑल ऑफ देम आर इन द सेम डायरेक्शन, टू एनहांस द फोर्स, टू गेट ए बिग फोर्स। क्लियर हुआ? आपने शॉपर में एक सेप डाला हुआ, फिर 2 कर दिए, फिर 3 कर दिए, 4 कर दिए, तो जूं आप शेप एडअप करते जाएंगे शॉपर पे नीचे की सिम में फोर्स भी बढ़ती जाएगी ना। हर शॉपर अपने वेट के बराबर, तो ये हर सेम शॉपर को अपने वेट के बराबर नीचे खींचेगा। ठीक है? तो जो शॉपर पे टोटल फोर्स लग रही होगी वो तमाम सेपों के टोटल वेट के बराबर होगी। क्लियर हुआ? फिगर 4.3 shows a bag with apples in it। क्या कह रहा है? जाहिर कर रही है, आपको दिखा रही है एक बैग, एक शॉपर, एक थैला विद एप्पल्स, उसमें क्या सेब है, इन इट, उसके अंदर। द वेट ऑफ द बैग इज, अब जो बैग का वेट होगा किसकी वजह से होगा? इज ड्यू टू द वेट ऑफ ऑल द एप्पल्स इन इट। ऐसे ही है, सिंस द वेट ऑफ एवरी एप्पल इन द बैग इज द फोर्स ऑफ डेरिवेटिव। हर सेब का जो वजन है, चूंकि द वेट ऑफ एवरी एप्पल, हर सेब का जो वजन है इन द बैग, थैले में, इज द फोर्स। वो क्या? सेब का वजन क्या? फोर्स है। कौन सी फोर्स है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन इट, जो उस पर अमल कर रही है। ऐसे ही है वर्टिकली, ठीक है, उमूदी नीचे की जानिब। रियल फोर्स लिए वेट ऑफ द एप्पल्स आर पैरेलल फोर्सेस। तो जो एप्पल्स का वेट है वो पैरेलल फोर्सेस एड अप हो रही है टोटल फोर्स लगा के। All these forces are acting in the same direction. ऐसे ही है? Yes, Such forces are called like parallel forces. लो जी definition ले लो। Like parallel forces are the forces that are parallel to each other and have the Same direction. याद हो गया? तो पीछे नहीं पड़ी है। अल्लाह अकबर। अब जरा इधर आ जाए, लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस टॉपिक था आपका। अब जरा सेब पर देख लेना जरा, वही ऑरेंज स्टैंड आ गया, तो रस्सी भी बांधी हुई है उसकी डुंडली के साथ या उसकी डंडी के साथ, ऐसा ही है ना जिसके साथ सेब लटका हुआ होता है दरख्त के साथ। इन द फिगर 4.4a नजर आ रहा है या नहीं आ रहा? हाँ। एन एप्पल इज सस्पेंडेड बाय ए स्ट्रिंग। सस्पेंडेड का मतलब क्या होता है? टांगा हुआ, लटका हुआ, या उसे लटकाया गया है, उसे टांगा गया है। समझा? बाय ए स्ट्रिंग, एक रस्सी के साथ। द स्ट्रिंग इज स्ट्रेच्ड। रस्सी जो है वो क्या रस्सी का जुड़ी हुई है। क्या स्ट्रेच का क्या मतलब होता है? तनी हुई है, रस्सी में तनाव आ गया।
ठीक है, किस वजह से? ड्यू टू द वेट ऑफ द एप्पल, सेब के। तो अब रस्सी जो है उसमें जो तनाव पैदा कर रहा है वो सेब कर रहा है, इसका वजन कर रहा है और टेंशन इसी के बराबर होगी, चाहे आप यहां मैयर कर लें या नीचे मैयर कर लें। ठीक है, अब जो फोर्सेस अमल कर रही है इस सेब पे, वो एक रस्सी ऊपर की तरफ इसको खींच रही है और जमीन कहां खींच रही है? तो कितनी फोर्सेस अमल कर रही है सेब पे? एक रस्सी की फोर्स टेंशन और दूसरा जमीन की फोर्स उसका वेट। तो द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट आर वेट ऑफ द एप्पल एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, ऐसा ही है या नहीं? जो सेब का वजन है वो उमूदी तौर पर सीधा नीचे की सिमत में अमल कर रहा है, एंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग पुलिंग इट वर्टिकली अपवर्ड, और जो रस्सी की टेंशन है वो सेब को वर्टिकली कहां खींच रही है? ऊपर की सिमत। क्लियर हो गया? अब ये दोनों फोर्सेस हैं, टेंशन और वेट, दोनों देखो बेशक वो एक ही लाइन पे आ रही है ना, तो है तो पैरेलल, समझ आया नहीं है, लेकिन इनकी डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। सो देयरफॉर क्या होगा? बोथ आर अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। ऐसा ही है, द टू फोर्सेस आर पैरेलल बट अपोजिट टू ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। These forces are called unlike parallel forces in the figure number 4.4b। इस शक्ल को देख रहे, इसमें भी दो फोर्सेस हैं, द फोर्सेस F1 एंड F2। क्या कर रही हैं ये दोनों? ये दोनों क्या कर रही हैं? फोर्सेस F1 एंड F2 क्या कर रही हैं? बॉडी पे अमल कर रही है ना, दे आर एक्टिंग ऑन द बॉडी, are also unlike parallel forces because they are parallel and opposite to each other। समझ आया या नहीं आया? बट जो F1 है, कौन है? जो F1 है और जो F2 है, इनका पॉइंट ऑफ एक्शन क्या है? सेम है, एक ही पॉइंट पे अमल कर रही है? नहीं यार, इसका पॉइंट ऑफ एक्शन क्या ये और इसका क्या है? ये। तो बट F1 एंड F2 आर नॉट एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन, ये एक लाइन पे नहीं, पहली बात। ऐसा कि इसकी लाइन और इसकी लाइन, बट लाइन्स पैरेलल एंड हेंस दे आर कैपेबल टू रोटेट। और ये क्या करेंगी? इस रॉड को रोटेट कर देंगे, जैसे गाड़ी को किस स्टीयरिंग व्हील पे जब आप घुमाते थे एक फोर्स ऊपर दूसरी ऐसे लगाते थे, तो इसे कपल करते हैं अगर ये दोनों फोर्सेज इक्वल होंगी तो। ये अभी कपल मुझे नहीं पता F1 और F2 का मैग्नीट्यूड सेम है या नहीं। जब मैग्नीट्यूड सेम होगा तो दे विल फॉर्म ए कपल। तो दे आर नॉट एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन एंड हेंस दे आर कैपेबल टू रोटेट द बॉडी। ये इस जिस्म को रोटेट करेंगे, इसमें टर्निंग इफेक्ट पैदा करेंगे। क्लियर है? तो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस की डेफिनेशन जनाब, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस आर द फोर्सेस दैट आर पैरेलल बट हैव डायरेक्शंस अपोजिट टू ईच अदर। क्लियर हो गया? आर कॉल्ड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। प्रॉब्लम कीजिए, मैंने आप लोगों को टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज समझाई हुई है या नहीं समझाई हुई? टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन कितनी होती हैं? दो। एक को फिजिकल, एक फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग स्केलर कहते हैं, दूसरे को वेक्टर कहते हैं। सो there are two types of physical quantities on the basis of direction। Number one, scalar quantities, इनको उर्दू में कहते हैं गैर सिमती मिक़दारें, और नंबर टू वेक्टर क्वांटिटीज, इन्हें कहते हैं सिमती मिक़दारें। Scalar quantity, those physical quantities which are completely described by their magnitude only are called scalar quantities। या those physical quantities which are magnitude only are called scalar quantities। वेक्टर क्वांटिटीज को सेकंड चैप्टर में पढ़ाया था मैंने। तो दोज फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच आर कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर कॉल्ड, उन्हें हम सिमती मिक़दारें कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। दोज फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच आर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज। स्केलर, ये वही स्लाइड्स मैंने कॉपी की हैं बुक वाली आपकी। तो फिजिकल क्वांटिटी व्हिच कैन बी कंप्लीटली स्पेसिफाइड बाय ए नंबर विच रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ क्वांटिटी और अप्रोप्रिएट यूनिट होगा, मतलब मैग्नीट्यूड होगा उसका, सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा।
तो स्केलर क्वांटिटीज को हम ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं और डिवाइड कर सकते हैं बाय सिंपल अरिथमेटिक्स, जो आम आपकी एडिशन सब्ट्रैक्शन है ना, इसके तरीके से। अलजेब्रिक रूल्स, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल्स क्या हैं? जितनी भी आपकी बेस क्वांटिटीज है, मास, डिस्टेंस, वॉल्यूम, डेंसिटी, टाइम, स्पीड, टेम्परेचर, एनर्जी, वर्क पोटेंशियल, ठीक है, एंट्रोपी, ये अब आगे की चीजें आप छोड़ दें, बस आप बेस क्वांटिटीज के नाम ही लिखने काफी। वेक्टर वही बात है, a physical quantity which can be completely specified by its magnitude and direction. तो special laws, vector algebra, special laws are employed का मतलब है इस्तेमाल करना, for their mutual operations. वेक्टर्स को ऐड करने के लिए, इनको मल्टीप्लाई करने के लिए हमें एक अलग अलजबरा इंट्रोड्यूस करवाना पड़ा, जिसे हम वेक्टर अलजबरा कहते हैं। तो वेक्टर्स को आपस में एक दूसरे के साथ ऑपरेट करके कोई नया वेक्टर हासिल करने के लिए हम वेक्टर अलजबरा यूज करते हैं, स्पेशल लॉज। ऐसा क्यों है, मैंने इसका जवाब आपको दे दिया हुआ सेकंड चैप्टर में, कि व्हाइल एडिंग द वेक्टर्स वी हैव टू टेक केयर अबाउट द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर्स। व्हाइल एडिंग द स्केलर्स वी जो है हमें डायरेक्शन के बारे में नहीं सोचना पड़ता। वी डोंट हैव टू टेक केयर अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर, सॉरी क्वांटिटी, उनकी डायरेक्शंस नहीं होती, बट व्हेन व्हाइल वी आर डीलिंग विद द वेक्टर्स तो वी हैव टू थिंक अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर एज वेल। जो नया वेक्टर आएगा उसकी डायरेक्शन को भी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो एग्जांपल्स का डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन है, मोमेंटम, जो आप पढ़ चुके हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, सारी वही बातें। देयर आर टू मेथड्स टू रिप्रेजेंट ए वेक्टर, नंबर 1 सिंबॉलिकल मेथड, नंबर 2 ग्राफिकल मेथड। सिंबॉलिकल मेथड is a method in which a vector is represented by a symbol. अब दो तरीके हैं, बोल्ड फेस लेटर्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट ए वेक्टर क्वांटिटी। या तो मोटे हरूफ को इस्तेमाल किया जाएगा, या लाइट फेस लेटर्स विद एन एरो ओवर इट, ठीक है, विद एन एरो अबव और बिलो इट भी कह सकते हो, नीचे भी हो सकता है। क्लियर हो गया? अब बात है कि ग्राफिकल मेथड की। तो डेफिनेशन ये है ग्राफिकल मेथड की, मेथड इन विच ए वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय ए लाइन विद एन एरो एट इट्स वन एंड। आप इसको ये भी कह सकते हैं मेथड इन विच ए वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स रिप्रेजेंटेटिव लाइन इज कॉल्ड ग्राफिकल मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। नहीं समझ आया? वो मेथड जिसमें वेक्टर को उसकी देख ले, हाइट शाइट माप इसकी कितनी है, बैलेंस भी ला देता हूँ, वेट शीट भी निकाल लेता, गौर से देख ले जरा, एक दफा तो देख ले, फिर मैं पढ़ा देता हूँ, बस देख ले मैं पढ़ा देता हूँ बेटा, कोई इशू नहीं है, मैं बैठा हूँ। इतना तो इतनी तो कम से कम तुम्हें होनी चाहिए कि टीचर से पढ़ा रहा तुम्हें गौर से बात को सुनना। ये मैं अपने लिए नहीं कर रहा। तो रिप्रेजेंटेटिव लाइन ऑफ ए वेक्टर क्या है जी? ए लाइन सेगमेंट विद एन एरो हेड शोइंग द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ। तो क्या ए लाइन सेगमेंट विद एन एरो हेड, एक ऐसा लाइन सेगमेंट जिसके साथ क्या हो, एक तीर का निशान, जिसके एक सिरे पे तीर का निशान हो, और ये लाइन सेगमेंट क्या कर रहा हो, वेक्टर की डायरेक्शन को भी शो करता है और उसके मैग्नीट्यूड को भी शो करता है। समझ आया? इसको रिप्रेजेंटेटिव लाइन ऑफ वेक्टर, इसे वेक्टर का नुमाइंदा खत कहते हैं, वेक्टर की नुमाइंदा लकीर कहते हैं। नहीं समझ? अब जनाब पार्ट्स ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव लाइन ऑफ वेक्टर, तो वैसे मैंने कहा दो पार्ट है, लेकिन तीसरा भी आ जाए। नहीं नहीं नहीं, पहला हेड है, दूसरा टेल है और तीसरा उसकी लेंथ। वैसे मैंने ऊपर दो लिखा हुआ। तो हेड क्या है जी? ये नीचे लाइन भी आ गई, ठीक है। तो वो सिरा जिस पर एरो हो उसको हेड कहते हैं। दैट पार्ट ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव लाइन ऑफ वेक्टर व्हिच शोज द डायरेक्शन इज कॉल्ड इट्स हेड, ठीक है। टेल क्या? दैट पार्ट ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव लाइन ऑफ वेक्टर जो उसके स्टार्टिंग पॉइंट को शो करे, हम उसको उसकी टेल कहते हैं, उसकी दुम कहते हैं। अब ये जो इसकी
टेल और उसके हेड के दरम्यान में डिस्टेंस होता है, हम इसे इसकी लेंथ कहते हैं। और ये अकॉर्डिंग टू द सूटेबल स्केल, मैंने बनाना सिखाया था ना सूटेबल स्केल, याद आया नहीं है? तो ये अकॉर्डिंग टू द सूटेबल स्केल इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को शो करेगा। क्लियर हुआ? द लेंथ ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव लाइन अकॉर्डिंग टू a suitable scale shows the magnitude of a वेक्टर। ये इसकी टेल है, ये इसका हेड है, ये इसकी लेंथ है, ठीक है। लो जी, टूल्स रिक्वायर्ड फॉर द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए, एक वेक्टर को ग्राफिकली क्या करने के लिए, जाहिर करने के लिए हमें कौन से टूल्स चाहिए, हमें कौन से आलात चाहिए? समझ आया? सूटेबल स्केल का क्या काम होता है? वेक्टर की कितनी प्रॉपर्टीज है? दो ना, एक मैग्नीट्यूड होगा और दूसरा, हमने दो काम करने होते हैं। जो रिप्रेजेंटेटिव लाइन है उसकी डायरेक्शन को स्पेसिफाई करना और उसकी लेंथ को स्पेसिफाई करना। लेंथ मैग्नीट्यूड को शो करेगी और ये वाला काम किसका है? सूटेबल स्केल का, कि वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंटेटिव लाइन की लेंथ में चेंज करना, इसलिए चाहिए। तो सूटेबल स्केल वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंटेटिव लाइन की लेंथ में चेंज करता। आप समझ आया? और जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो रिप्रेजेंटेटिव लाइन ऑफ वेक्टर की डायरेक्शन को स्पेसिफाई करता है। ये मैंने लबा बता दिया आपको। वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड और रिप्रेजेंटेटिव लाइन की लेंथ, इनमें लिंक कौन बनाएगा? सूटेबल स्केल। सूटेबल स्केल को तुम इनपुट के तौर पर वेक्टर का मैग्नीट्यूड दोगे ना, तो ये तुम्हें रिप्रेजेंटेटिव लाइन की लेंथ देगा। इसका काम कन्वर्ट, जैसे आप जूसर मशीन को जूस वो देते हो, फ्रूट और मिल्क देते हो ना, तो वो आपको मिल्क शेक बना के देती है। तो इसका काम क्या होता है? सूटेबल स्केल का ये एक ऐसा टूल है जो क्या करेगा? वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंटेटिव लाइन की लेंथ में चेंज करेगा या रिप्रेजेंटेटिव लाइन की लेंथ को स्पेसिफाई करेगा। क्लियर हो गया? फ्रेम ऑफ रेफरेंस का क्या फंक्शन? पूरी बात करो ना। फ्रेम ऑफ रेफरेंस स्पेसिफाइज द डायरेक्शन ऑफ द, ये बात पूरी हुई ना। इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है ये रिप्रेजेंटेटिव लाइन ऑफ वेक्टर की डायरेक्शन को स्पेसिफाई करता है। क्लियर हो गया? तो सूटेबल स्केल की डेफिनेशन आप देख लें, मैथमेटिकल टूल that is used to specify the length of the representative line of vector, लिखी हुई है। It's called suitable scale, या a mathematical tool that is used to convert the magnitude of a vector into the length of the representative line of vector is called suitable scale। तो जनाब फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है ये क्या है? ये भी एक मैथमेटिकल टूल है, एक ग्राफिकल टूल है that is used to specify, जिसको हम इस्तेमाल करते हैं मखसूस करने के लिए, ठीक है, मुतय्यन करने के लिए द डायरेक्शन, सिमत को ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव लाइन ऑफ वेक्टर, वेक्टर की जो नुमाइंदा लकीर है उसकी सिमत को इज कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि जब आपने किसी पोजीशन वेक्टर को स्पेसिफाई करना होता है, किसको? पोजीशन वेक्टर को जब आप लोगों ने स्पेसिफाई करना होता है तो हम उसको कैसे स्पेसिफाई करते हैं? उसके मैग्नीट्यूड को कैसे स्पेसिफाई करते हैं? सूटेबल स्केल की मदद से। और उसकी डायरेक्शन को कैसे स्पेसिफाई करते हैं? बाय यूजिंग द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो देखें ना, आपका जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या शो करता है? डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। तो डायरेक्शन को पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मेजर करते हैं हम लोग विद द हेल्प ऑफ थीटा, याद आया? एंगल की मदद से। और जो मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर है उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं रिप्रेजेंटेटिव लाइन ऑफ द वेक्टर की लेंथ में बाय यूजिंग द सूटेबल स्केल। नोट ये कह रहे हैं कि यूजुअली फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम या जियोग्राफिकल डायरेक्शन इंडिकेट। ये आपको ये कह रहे हैं कि जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है आमतौर पर वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होते हैं, याद? ये दो लकीरें होती हैं जो एक दूसरे का 90 डिग्री के एंगल बनाती हैं, या जियोग्राफिकल डायरेक्शन इंडिकेटर। अच्छा बच्चा, एक बात याद रखिएगा, जब भी आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाएं तो हमेशा आपने लेफ्ट हैंड पे आपने किसको लेना है? वेस्ट को। और हेड की तरफ किसको लेना है? अब वेस्ट के अपोजिट क्या होता है? और नॉर्थ के अपोजिट क्या होता है? बस ये बात याद रखनी है।
कि लेफ्ट हैंड की साइड पे आपने हमेशा वेस्ट लेना और हेड की तरफ आपने नॉर्थ लेना। क्लियर हो गया? जब भी आप जियोग्राफिकल डायरेक्शन इंडिकेटर या जियोग्राफिकल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को प्लॉट करें। ये एग्जांपल आपने की हुई है, याद है या भूल गए हो? तो मैंने स्टेप्स लिख कर दिए थे, 4 स्टेप्स थे। उन्होंने एग्जांपल नंबर 2.1 आपको दी थी, रिप्रेजेंट ए फोर्स ऑफ 80 न्यूटन एक्टिंग टूवर्ड्स नॉर्थ ऑफ ईस्ट। नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ईस्ट के साथ एंगल बनेगा किसकी सिमत में? नॉर्थ की सिमत में। तो एंगल शुरू ईस्ट से होगा। किससे शुरू होगा? ईस्ट से। तो 80 न्यूटन की फोर्स थी। सूटेबल स्केल मैंने क्या कहा था कि मैक्सिमम जो लेंथ है वो कितनी होनी चाहिए? 10 सेंटीमीटर, और मिनिमम 1 सेंटीमीटर भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, लेकिन राउंड अबाउट 5-6 ये होनी चाहिए। क्लियर है ना? सो बेटा मैंने कहा था जो टोटल लेंथ, जितने मतलब जिस लेंथ का आपने वेक्टर ड्रॉ करना है वो आपने लिख लेनी है। याद आया था? और टोटल फोर्स को उसके बराबर लिख ले। याद आया नहीं यार? मैंने तो यही कहा था कि वो नंबर लिखना जिस पर आपका वो नंबर डिवाइड हो जाए, उससे सूटेबल स्केल डायरेक्टली बना लेना। कैसे बनाओगे? 80 न्यूटन की फोर्स है, मैं चाहता हूं ये 5 सेंटीमीटर लंबी लाइन से शो हो जाए। 80 न्यूटन किससे शो? मैं 5 सेंटीमीटर लंबी लाइन ड्रॉ कर सकता हूं। तो स्केल क्या बने? क्या 5 पे 80 डिवाइड होता है? बिल्कुल होता है। दोनों साइडों को 5 से डिवाइड कर लो तो क्या आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 16 न्यूटन 1 सेंटीमीटर के। तो आप ये कह दें कि 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 16 न्यूटन। इसके ऊपर हेडिंग दे दें किसकी? अब अगर ये नंबर अगर 5 पे डिवाइड नहीं हो रहा तो आप 6 कर ले, 7 कर ले, 8 कर ले। नहीं समझ आया? और उन पे तो 4 कर ले, 3 कर ले, 2। समझ आ रहा नहीं है? या आप इस 80 न्यूटन को 1 सेंटीमीटर लंबी लाइन से शो कर दो। लेकिन इन्होंने किससे शो किया? देखते हैं। ड्रॉ 2 लाइंस परपेंडिकुलर टू ईच अदर। समझ आया नहीं है? इसको मैंने शॉर्टकट लिख के दिया था आपको सेकंड चैप्टर में। क्या कहा था मैंने? ड्रॉ फ्रेम ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है? 2 लाइंस म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो रिप्रेजेंट करेगी ईस्ट वेस्ट। देख रहे हो? लेफ्ट हैंड पे वेस्ट है। तो जो वर्टिकल लाइन है वो नॉर्थ साउथ को शो करेगी एज शोन इन द फिगर। तो ये आपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस ड्रॉ किया। फिर सिलेक्ट अ सूटेबल स्केल टू। अब पहला फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन गया, दूसरा सिलेक्शन ऑफ सूटेबल स्केल आ जाएगी। आपने क्या किया? ये किया। तो इन्होंने क्या बच्चे स्केल बनाया? इन्होंने 20 न्यूटन को, किसको? तो इन दिस केस we may take a scale which represents 20 न्यूटन by 1 सेंटीमीटर। तो हमने 16 न्यूटन को 1 सेंटीमीटर कहा ना, उन्होंने क्या कहा? 20 न्यूटन। तो इस तरह फिर जो वेक्टर की लेंथ आएगी वो क्या आएगी? दोनों साइडों को किससे मल्टीप्लाई कर लो? तो फिर 1 न्यूटन की वैल्यू फाइंड कर लो ना पहले, और फिर दोनों साइडों को 80 से मल्टीप्लाई करके पता कर लेना। ये स्केल है। अब स्केल से आपने क्या निकालना है? 80 न्यूटन की फोर्स किसके बराबर है? तो पहले किसकी वैल्यू निकालोगे? याद है? पहला स्टेप होता था 1 न्यूटन की वैल्यू निकालो। भूल गए हो? सारा कुछ नहीं आना है? भूल गए हो? पहला स्टेप ये होता है कि आपको फोर्स गिवन है 80 न्यूटन की। तो आपने क्या करना है? आपको पता स्केल क्या? 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20 न्यूटन। हमें तो 80 न्यूटन का पता करना है। तो पहले यहां पे क्या लाओ? 1 लाओ। क्या लाओ? तो पहले कहेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड्स विद 20। किसके साथ? तो 1 डिवाइडेड बाय 20 सेंटीमीटर बराबर आ जाएगा 20 बाय 21 न्यूटन आ जाएगा। फिर दूसरा स्टेप ये होता है कि अब आप दोनों साइडों को क्या कर दो? 80 से मल्टीप्लाई कर दो इसकी। तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स विद, तो जब इधर मल्टीप्लाई करोगे 80 से तो 80 न्यूटन हो जाएगा। इधर 80 से मल्टीप्लाई करोगे 80 मल्टीप्लाई 1 बाय 20 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 80 न्यूटन। हाँ, तो ये कट के आंसर क्या आ जाएगा? 4 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ?
ड्रॉ ए लाइन अकॉर्डिंग टू द सूटेबल स्केल इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। तो वेक्टर की डायरेक्शन में यहाँ एंगल बनाना पड़ेगा और फिर लाइन बनानी पड़ेगी, ठीक है ना। अब उन्होंने तो एंगल नहीं दिया कि 40 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री, नहीं दिया ना। अगर दे दे तो पता डी का एंगल ड्रॉ करना आता डी से, हम यहाँ पे डी रखते हैं और वहां पे एंगल का निशान लगाकर एक लाइन बनाते हैं यहाँ से सीधी ऐसे, ठीक है। और फिर 4 सेंटीमीटर पर उसको कट कर देते, कहाँ पे आगे से मिटा के यहाँ पे एरो हेड बना देते। मेरी बात समझ आ रही है नहीं आ रही? आई है या नहीं आई? चलो आगे। सो ड्रॉ ए लाइन अकॉर्डिंग टू द सुटेबल स्केल इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। इन दिस केस ड्रॉ ए लाइन ओ ए, लेंथ 4 सेंटीमीटर, नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ये आपने ड्रॉ कर दी, ठीक है। अब लास्ट काम क्या? एरो हेड लगाना। पुट एन एरो हेड एट द एंड ऑफ द लाइन। इन दिस केस एरो हेड इज एट पॉइंट कैपिटल A. Thus the line OA will represent a vector, that is the force of 80 Newton acting towards north of। तो ये आपका यहां तक काम ऐसा खत्म हो जाता है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? दो स्टेप, एक स्टेप में आपने मैग्नीट्यूड डायरेक्शन को स्पेसिफाई किया, दूसरे में आपने मैग्नीट्यूड को स्पेसिफाई किया, एरो हेड लगा। ओके। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर क्या होता है? ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, जैसे एक फोर्स है 1 न्यूटन की, यूनिट वेक्टर है। एक वेलोसिटी है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की, यूनिट वेक्टर है। कोई भी ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट हो, हम उसको यूनिट वेक्टर कहते हैं। ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिटी एंड इज डायरेक्टेड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर, ठीक है। और उसको हम यूजुअली कैसे शो करते हैं? सिंबल डाल के ना, तो उसके ऊपर एक कैप लिखते हैं। क्या लिखते हैं? कैप। ये कैप डली हुई है। जैसे फोर्स है F, तो जो उसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होगा उसके ऊपर मैं ये कैप डाल दूंगा, तो ये फोर्स की सिम्प में यूनिट वेक्टर है। समझ आ गया? यूनिट वेक्टर का मैसेज शो करता हूं। ये हम कर चुके हैं। रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है? वेक्टर विच इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग 2 और मोर देन 2 वेक्टर्स इज कॉल्ड रिजल्टेंट वेक्टर। इक्वल वेक्टर्स क्या होता है? 2 वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर कॉल्ड इक्वल वेक्टर्स। प्रॉब्लम है किसी को? नहीं। पॉइंट ऑफ एक्शन क्या होता है? हाँ जी। अब ये इक्वल वेक्टर्स की डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखें कि दो ऐसे वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड क्या हो और डायरेक्शन भी क्या हो, उनको हम इक्वल वेक्टर्स कहते हैं। इसमें कौन सा वेक्टर कहां लग रहा है इससे कोई फर्क? पॉइंट ऑफ एक्शन इज नॉट इंपोर्टेंट इन इक्वल वेक्टर्स। अब मिसाल के तौर पर ये दो फोर्सेस आपको नजर आ रही, मेरी बात समझ आ रही है नहीं आ रही? ये दोनों इक्वल है, चाहे आप इसको यूज कर लो, चाहे आप इसकी जगह ये कहो, ये इसकी जगह कहो ये, इससे कोई फर्क? दो इक्वल वेक्टर्स है ना, जो असर इसका वही असर इसका। तो इक्वल वेक्टर्स की डेफिनेशन को यूज करके आप लोग बेटा हेड टू टेल जो है वो आपने डेवलप किया। तो पॉइंट ऑफ एक्शन से आप कहते हैं नहीं ये तो यहां पे अमल कर रहा है, ये यहां पे अमल कर रहा है, तो दोनों में कोई फर्क नहीं। दोनों में दो इक्वल वेक्टर्स जो होते हैं उनके पॉइंट ऑफ एक्शन इंपॉर्टेंट, सिर्फ डायरेक्शन सेम हो, मैग्नीट्यूड सेम हो, वेक्टर्स सेम है, ठीक है। आप जहां मर्जी उसे ड्रॉ करें, डायरेक्शन चेंज नहीं करनी। अब मैं एक वेक्टर यहां पे बना देता हूं, यहां पे जिसकी डायरेक्शन क्या वही है, मैग्नीट्यूड का 2 न्यूटन, ये भी इनके इक्वल है। आप इन दो को मिटा दे, नहीं मेरा वेक्टर ये है, ठीक है। आप इन दो को मिटा दे, नहीं ये है, ठीक है। सब इक्वल है ना, तो किसी एक को आप ले सकते हैं इनमें से, सबका असर सेम। नेगेटिव वेक्टर क्या होता है? दो ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो, डायरेक्शन क्या हो। मिसाल के तौर पर मैं अगर इस वेक्टर की डायरेक्शन को चेंज कर डालूं, और यहां डाल दूं, तो ये इन दोनों का नेगेटिव है, इसका मैग्नीट्यूड दोनों के बराबर है, डायरेक्शन इनके अपोजिट। तो 2 वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन
आर कॉल्ड नेगेटिव वेक्टर्स ऑफ ईच अदर। ये इसका नेगेटिव है और ये उसका नेगेटिव है, दोनों एक दूसरे के नेगेटिव है। इसका नेगेटिव लोगे ये आएगा, इसका नेगेटिव लोगे ये आएगा। यूनिट वेक्टर मैंने बता दिया, ए वेक्टर हैविंग वन यूनिट मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। नल वेक्टर क्या होता है? ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, एक बॉडी पे दो फोर्सेज लग रही, एक फोर्स का मैग्नीट्यूड भी 2 न्यूटन है और दूसरे का भी क्या, अब दोनों नेगेटिव वेक्टर्स है ना, जब आप इनको ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0। ये भी वेक्टर होगा, ये भी क्या होगा, अच्छा मुझे ये बताओ कि ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 आ जाए वो हो गया नल वेक्टर, इसकी डायरेक्शन क्या होगी? है नल वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 तो डायरेक्शन क्या होगी, किसके अपोजिट, किधर? नल वेक्टर जैसे इन दोनों को मैं ऐड करूंगा तो आंसर आएगा 0 न्यूटन की फोर्स आएगा ना। इस 0 न्यूटन की फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? हाँ 0 वेक्टर का फोर्स ओरिजिन पे ही होगा ना। चलो मैं कहते हैं यहां पे होगा, सुन रहे हो? बोलते नहीं बेटा, जैसे ये बल्ब है ना, तो इसकी रोशनी मेरी तरफ आई नहीं, इसकी डायरेक्शन मेरी तरफ, ज़हन कहता नहीं मेरी तरफ है, तो आप कहेंगे बिल्कुल आप भी ठीक है। एक बंदा कहता नहीं मेरी तरफ है, असल कहता नहीं नहीं आप मेरी तरफ है। असल ये नहीं कह सकता कि आपकी तरफ नहीं है, कहेगा आपकी तरफ भी है मेरी तरफ। तो नल वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन तमाम सिमत में होती है, जिधर मर्जी ले लो, आर्बिट्रेरी, जो आपकी मर्जी की है, जो मर्जी ले लो उसकी डायरेक्शन आप पर छोड़ दी, नहीं समझ? ये बल्ब की रोशनी की तरह किसकी डायरेक्शन, जिधर मर्जी ले लो, आर्बिट्रेरी डायरेक्शन, नहीं समझे? आर्बिट्रेरी का मतलब समझ आया भाई? आप कहते हैं इधर है, हम कहेंगे ठीक है, आप कहेंगे इधर है, ठीक है। आर्बिट्रेरी का मतलब ये होता है आपकी मर्जी नीचे। तो नल वेक्टर की डायरेक्शन आर्बिट्रेरी होती है। क्या होती है? नल वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है? आर्बिट्रेरी होती है। ये आपकी मर्जी के मुताबिक होती है, खुद मुख्तियार होती है, जिधर मर्जी इख्तियार करो। पोजीशन वेक्टर क्या होता है? नल वेक्टर की डेफिनेशन वेक्टर हैविंग 0 मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। क्या? ए वेक्टर which is used to describe the position of a with respect to origin। तो पोजीशन वेक्टर की टेल हमेशा ओरिजिन पे होगी, हेड जिधर बॉडी मौजूद है। समझ आ गया नहीं आ गया? अब एडिशन ऑफ फोर्सेस की जगह पे मैं अगर एडिशन ऑफ वेक्टर्स डाल दूं तो बात ज्यादा जनरलाइज हो जाएगी, नहीं समझ आ? सुन रहे हो? तो बंदा अगर आपको ये कह दे एडिशन ऑफ वेक्टर क्या है, तो ये एक अमल है। फोर्सेस भी तो वेक्टर है ना, तो अगर आप फोर्सेस की जगह पे क्या डाल दे, वेक्टर्स, तो प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग, इकट्ठा करने का अमल, 2 और मोर देन 2। मैंने ऊपर का लिखा हुआ, नीचे का लिखा हुआ है। अब ये जनरल कॉन्सेप्ट हो, बड़ी बात हो जाए ना, फोर्सेस के अलावा भी तो वेक्टर्स हो सकते हैं ना। तो ये क्या था? प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग 2 और मोर देन 2 वेक्टर्स इज कॉल्ड एडिशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है? तो ऊपर मैंने फिर फोर्स बनाने में ये मुझे सिर्फ एक ये स्लाइड डिजाइन करने में 5 घंटे लगे थे सिर्फ। कुछ नजर आ रहा? एक्स एक्सिस आ गया, ये ऐसे आपने लाइनें ड्रॉ करनी, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनेगा पहले। ये सारी मुझे प्लॉट करने की जरूरत नहीं है, समझ आया नहीं यार? दोबारा देखो, पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी, आ गई, फिर क्या आ जाएगा? समझ आया? पहली फोर्स, दूसरी फोर्स, तीसरी फोर्स। मैं पहले क्यों दिखा रहा हूं? What I'm doing? I will do this in the next lecture. It's the most beautiful thing that I have designed in my lectures. और मैं बड़े शौक से बच्चों को दिखाता हूँ, मेरे बच्चों को बड़ा अच्छा समझ आया। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान।